एटिकेट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किस हाथ में कांटा या चम्मच पकड़ें या टेबल पे बैठ के खाना किस तरह से खाना है। असल में एटिकेट्स का मतलब है कि कुछ अच्छी आदत को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेना, ताकि जब भी हम किसी से मिलें या किसी से बात करें हम उनके जहन पर ना एक पॉजिटिव और देरपा तासर छोड़ें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही एटिकेट्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करके अपनी शख्सियत को पहले से ज़्यादा पुरकशिश बना सकते हैं। इसके साथ साथ ये एटिकेट्स आपके ज़ाती और पेशा वाराना ताल्लुकात को भी मजबूत बनाएंगे। अगर आप इन एटिकेट्स को बाकायदगी से अपनाते हैं तो आप लोगों की नज़र में एक खुश अखलाक, शाइस्ता और सुलझी हुई शख्सियत बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग आपकी इज़्ज़त करने लगते हैं और आपका जो इमेज है ना इनके दिलो दिमाग में खुद ब खुद अच्छा बन जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करें। इस चैनल पर मैं ऐसी ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो आपकी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने ना रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जो देसी घी आप जिस तरीके से बनाती हैं ना तो वो हमारे साथ शेयर करें, और वाकई में ये बहुत आसान तरीका है तो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे आपका जो बर्तन है ना वो भी नहीं इतना ख़राब होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद आज मैंने वीडियो शेयर करनी थी तो वाकई मेरी पतीली ना ज़रा ज़्यादा हो गई है, लेकिन इतनी फिर भी नहीं हुई। और इससे पहले जो घी पड़ा हुआ था ना वो मैंने गर्म किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें पतीली बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई और आपको वॉश करना भी इतना आसान और बनाना भी ये मक्खन इतना आसान है ना। पहले जो मैं मेथड था ना वो उसमें मक्खन जो धोना था ना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, और फिर उसके बाद जब आप उसको गर्म करते थे फिर भी उसमें इतनी ज़्यादा पतीली ख़राब हो जाती थी ना कि उसको धोना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये जाग लगाई थी। अब आपने इसमें क्वांटिटी में नहीं जाना, ये सारी बलाई नहीं है, इसमें दूध भी है, यानी कि इसमें मक्खन थोड़ा कम, घी थोड़ा कम ही निकलेगा। अच्छा, क्योंकि दूध से घी कम निकलता, बालाई से निकलता है ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें ना मैंने एक तो हम पहले जग में मैं ब्लेंड करती होती थी, उसमें भी अब एक तो जग भी बड़ा ख़राब होता था, उसमें भी बार बार डालो थोड़ा थोड़ा, फिर एक और बर्तन में उसको ढेलते थे तो कई बर्तन लग जाते थे। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास ब्लेंडर है, मैं इससे कर लेती हूँ, या फिर आप वो मधानी जो हाथ वाली होती है ना उससे भी कर सकते हैं, या एक वो जो हलीम वाला नहीं होता वो भी अक्सर लोगों के पास होता है, हलीम मिक्सर, उससे बहुत अच्छा ये हो जाता है। पहले मैं उसी से करती थी, वो मेरा ख़राब हो गया और फिर मैं अब इससे करती हूँ, ये जो है ना बीटर, इससे मैं इसी में कर लेती हूँ, इसको ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से और ये बड़ा अच्छा मक्खन निकल आता है। फिर इसमें बर्फ़ डालनी है, बर्फ़ तो आपको पता है, मक्खन तो ज़ाहिर है आपको निकालना आता ही होगा ना, तो बर्फ़ इसलिए डाली कि मक्खन सारा जो ना इकट्ठा हो जाए। और फिर इसमें से मैंने मक्खन सारा निकाल के तो मक्खन मैं उसी वक्त गर्म कर लेती हूँ, वॉश नहीं करती, मक्खन को एज इट इज़ मैं गर्म करूँगी। और गर्म करते हुए ना आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि सारा मक्खन अच्छे से मिक्स होता जाए। और गरम सिर्फ करना है, आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है उसको, सिर्फ मेल्ट करना है यानी कि। और मेल्ट करने के बाद आपने इसको ठंडा होने के बाद जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है। जैसे अगर रात को बनाया है तो आप रात को फ्रिज में रख दें और सुबह उठेंगे तो सारा ऊपर घी है ना वो सारा जम जाता है। फिर उसको आप आराम से ना निकाल सकती हैं, बहुत इजीली आप उसको ना ऊपर से उठा लेती हैं। मुझे ये वीडियो शूट करनी थी, थोड़ा जल्दी थी तो मैंने 2-3 घंटे ही रखा था फ्रिज में, तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हुआ था घी, इसलिए इस वीडियो में मुझे थोड़ा सा निकालने में मसला हुआ था। लेकिन वैसे इतना सख्त हो जाता है घी, अगर रात भर आप पड़ा रहने देंगे तो ऊपर से आप आराम से ना दो ही यानी कि बैजेस में ना आराम से निकाल लेते हैं, बड़े बड़े पीस ऊपर से उठा लेते हैं घी के। और फिर उस घी को आप जब गर्म करेंगे ना तो उसमें से इतने रेजिड्यूज निकलेंगे, नीचे जो वेस्ट सा होता है वो भी नहीं इतना जलता, और आपका जो बर्तन है ना वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, आपको बहुत आसान होता है उसको वॉश करना। तो चलें आप साथ साथ इसको देखिएगा रेसिपी को। और वैसे तो एटिकेट्स जो होते हैं ना वो कई अक़साम के होते हैं, जैसे ईमेल एटिकेट्स, डाइनिंग एटिकेट्स, सोशल मीडिया एटिकेट्स वगैरह। लेकिन इस वीडियो में ना मैं उन एटिकेट्स के बारे में बात करूंगी जो सोशल इंटरेक्शन से मुतालिक हैं, यानी जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, यानी हमारे सोशल बिहेवियर का हिस्सा। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत से मुतालिक जो एटिकेट्स हैं ना उनके बारे में बात करते हैं। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना तो आंखों में आंखें डालकर बात करें, और ये बात मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। साथ ही
इतना करीब ना हो जाएं कि दूसरा शख्स जो है ना वो अनकंफर्टेबल फ़ील करे। उन्हें थोड़ी सी स्पेस ज़रूर दें, आप दोनों के दरमियान थोड़ी स्पेस ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा ये कि कभी भी मुंह में कुछ चबाते हुए बात ना करें। जैसे बहुत से लोगों को ना च्युइंगम चबाने की आदत होती है और वो चबाते जाते हैं और इसी हालत में बात करते हैं। इससे क्या होता है कि जो दूसरा पर्सन है ना बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करता है और आपका जो इमेज है ना वो भी अच्छा नहीं जाता। अगर वाक़ई बहुत कोई ज़रूरी बात है और आपके मुंह में खाने की कोई चीज़ है, तो अगर कोई आपसे बात करना चाहता है तो आप बात हाथ के इशारे करके ना कह सकते हैं कि 1 मिनट रुकें ज़रा। इससे क्या होगा कि मुंह में मौजूद चीज़ को जो है ना उसको पहले फ़िनिश करें और उसके बाद बात करें। क्योंकि खाते हुए बात करने से ना आपकी पर्सनैलिटी का जो इमेज है ना वो अच्छा क्रिएट नहीं होता, बुरा इमेज जाता है। और किसी से बात करते वक़्त थोड़ा समझदार बने, अक्लमंद बने। देखें कि सामने वाला किस मूड में है, उसको एनालाइज़ करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई आपके सामने ऐसा पर्सन है, वो किसी दुख में है या कोई मसले में है, वो किसी परेशानी में है और आप जब उससे बात करने लगते हैं ना तो आप क्या करते हैं कि अपनी खुशियों की बातें करने लगते हैं, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करने लगते हैं उससे। तो फिर इससे क्या होता है कि उसको फिर बुरा फ़ील होता है, वो फिर नेगेटिव फ़ील करने लगता है। उसको फिर आपसे बात करके ना अपनी परेशानियाँ याद आने लगती हैं कि ये कितना यानी कि लकी है, इसको कितनी खुशियाँ मैसर हैं ज़िंदगी में और एक मैं हूँ कि मुझे इतनी परेशानियाँ हैं। तो फिर क्या होगा कि वो आपसे ना थोड़ा दूर होने लगेगा और आपसे थोड़ा बचने लगेगा। और अगर आप किसी बीमारी के बारे में जानने जा रहे हैं, जैसे किसी की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी बातें ना करें कि जो उसे डरा दें। अक्सर क्या होता है कि जब हम जाते हैं ना कहीं किसी की तीमारदारी के लिए, कोई शख्स बीमार होता है तो अक्सर लोगों की आदत होती है, ओहो ये तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, फ़लाँ शख्स मर गया था इसकी वजह से, फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ जगह से दवाई ली थी, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। आप ऐसे करें, यहाँ से नहीं यहाँ से दवाई लें, यहाँ से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि बीमार शख्स जो होता है ना वो पहले ही परेशान होता है और वो ठीक होने की उसके अंदर एक उम्मीद होती है, वो उसको लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा लोगों की बातों से, अपनों की बातों से। लेकिन फिर आपकी बातों से ना उसका ज़हनी दबाव और बढ़ जाएगा और इससे क्या होता है कि घर वाले तो ज़ाहिर है उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ही लेके जा रहे होते हैं। जब आप उससे ऐसी बातें करते हैं ना तो फिर वो अपने घर वालों के साथ बहस करने लगता है कि नहीं आप लोग मुझे अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, आप लोग चाहते नहीं हो मैं ठीक हूँ। इस तरह से जो उसकी जो स्ट्रेस है ना वो अपने घर में एक लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ज़ाहिर है घर वाले भी पहले ही परेशान होते हैं, वो भी उसकी सेहत याबी की दुआ कर रहे होते हैं या सेहत याबी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इस तरह से एक तो उनके घर में जो है ना एक लड़ाई झगड़े वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। दूसरा मरीज़ जो होता है ना, जो पेशेंट होता है, उसके अपना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है कि पता नहीं मैं ठीक ही नहीं हूँगा और उसकी सेहत जो है ना फिर मज़ीद बिगड़ सकती है। और बातचीत में एक अहम एटिकेट, बल्कि आप उनको ये कहें कि अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, आप फ़िक्र ना करें, आप सेहतयाब हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि उसको उम्मीद होगी कि हाँ जी मैं इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाऊंगा और फिर उसे भी अच्छा लगेगा और उनके घर वालों को भी अच्छा लगेगा। इसके बाद बातचीत में ना एक अहम एटिकेट ये है कि किसी पर नेगेटिव तबसरा ना करें। इससे लोग क्या करेंगे कि आपसे दूर भागते हैं, उसके बजाय आप हकीकी तारीफ़ करें जो बनती है किसी की तारीफ़, ताकि जो दूसरा पर्सन है ना वो अच्छा फ़ील करे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन तौर पे ना किसी से मिलते हैं ना तो फ़ौरी तौर पे कहते हैं तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, तुम्हारी स्किन कितनी ख़राब हो गई है, तुमने लिबास कैसा पहना हुआ है, या तुम्हारे बाल किस तरह के हो गए हैं। तो ऐसी बातें ना सिर्फ सामने वाले को ही नहीं बल्कि जो आस-पास सुनने वाले बाकी अफराद भी होते हैं ना, वो भी फिर आपके बारे में ना नेगेटिव उनको भी आपका जो इमेज है ना वो नेगेटिव जाता है कि ये क्या आते ही ये शुरू हो गया है और कैसे नेगेटिव बातें करने लगा है या उसको कैसे टॉन्ट कर रहा है दूसरे बंदे को। तो ये आपका इमेज है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। आप जितना मर्ज़ी दूसरे बंदे के साथ फ्रैंक हों, आपका दोस्त हो, जो भी हो, लेकिन ये आपका जो इमेज है ना वो नेगेटिव क्रिएट करता है। और जब कोई हमसे बात कर रहा हो ना तो बार बार फ़ोन चेक ना करें। हमें आदत होती है कि हम बात किसी से कर रहे हैं, हमारे पास मोबाइल पकड़ा होता है, हम बार बार मोबाइल पे चेक कर रहे होते हैं, नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं या वैसे ही स्क्रॉलिंग करते जाते हैं।
इससे क्या होता है कि दूसरा शख्स जो है ना वो फ़ील करता है कि उसकी बातों की ना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो फिर ख़ुद को ना अनइम्पॉर्टेंट फ़ील करता है कि मैं तो फ़ालतू में इससे बातें करी जा रहा हूँ, ये तो मेरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। मैं तो पता नहीं मैं क्यों आ गया हूँ इस शख्स से मिलने, या मैं पता नहीं क्यों इस शख्स से बात कर रहा हूँ। और फिर वो आइंदा भी ना कभी भी हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। और चूँकि हम अक्सर मोबाइल पर बात करते हैं, इसलिए फ़ोन एटिकेट्स का ख़्याल रखना ना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो बार बार कॉल ना करें। इससे क्या होता है, दूसरा पर्सन ना इरिटेट हो जाता है। अगर बहुत ज़रूरी हो, कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक दफ़ा फ़ोन करते हैं, कोई बंदा नहीं उठा रहा, तो लेकिन वो बात बहुत ज़रूरी होती है, उसी वक्त उसे कन्वे करनी ज़रूरी होती है, तो आप मैसेज छोड़ दें। और फ़ोन करने से पहले वक़्त देखें कि आप कौन सा वक़्त है, ये का टाइम भी है बात करने का या नहीं। यानी कि जैसे कि दोपहर के वक़्त लोगों का आराम करने का टाइम होता है, या रात देर तक ना करें रात को, या सुबह बहुत जल्दी कॉल ना करें। तो इससे क्या होता है कि अगर बहुत ज़रूरी कोई काम है ना, तो कॉल करते ही पहले माज़रत करें कि माफ़ कीजिए मैंने इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन बात बहुत ज़रूरी थी जो कि आपको इस वक्त कन्वे करनी थी। तो इससे क्या होगा कि आपका इमेज जो है ना वो पॉजिटिव क्रिएट होगा। उसको पता होगा कि ये बंदा बहुत अर्जेंट उसको था, इसलिए उसने इस वक्त कॉल की है, वरना इस वक्त वो बिल्कुल कॉल ना करता। और इसी तरह व्हाट्सएप पर ब्लू टिक देखकर फ़ौरन जवाब की उम्मीद ना रखें। हम क्या करते हैं, हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं ना, फिर फ़ौरी तौर पे हमें ये बार बार देखते हैं कि उसने चेक कर लिया कि नहीं चेक कर लिया। जैसे ही ब्लू टिक होता है ना, तो हम कहते हैं फ़ौरन बस जवाब आ जाए हमें। तो अगर जवाब ना मिले तो बार बार सवालिया निशान या मैसेज ना भेजें। और फिर ऐसे ही होता है ना कि जब ब्लू टिक हो जाता है ना, थोड़ी देर में जवाब नहीं आता ना, फिर हम क्वेश्चन मार्क सेंड कर देते हैं या बार बार पूछने लगते हैं कि रिप्लाई करें। तो हो सकता है उसने आपका चेक कर लिया हो, लेकिन वो बिज़ी हो, तो जब टाइम होगा उसके पास तो वो ज़रूर जवाब दे देगा। और इसके बाद अब कुछ एटिकेट्स जो हमें मेहमान बनकर अपनाने चाहिए, अडॉप्ट करने चाहिए, वो ये कि अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो बग़ैर इत्तला के किसी और को साथ लेकर ना जाएं। अगर बहुत ज़रूरी है किसी और को आपके साथ जाना, तो पहले मेज़बान से इजाज़त लें, पेशगी इजाज़त लें कि आपने मुझे इनवाइट किया था, फ़लाँ बंदा मेरे साथ है, मैं उसको भी साथ लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। अगर वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा, वो आपको कह देगा ठीक है आप ले आएँ। और ऐसे ही जब आप किसी के घर जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। छोटा सा कोई तोहफ़ा, कोई मीठा फल या कोई फ्लावर वगैरह लेकर जाएं। ख़ास तौर पर अगर वहाँ बच्चे हैं ना, तो फिर तो ज़रूर कुछ लेकर जाएं। और किसी के घर में बग़ैर नॉक किए या बेल दिए कभी भी एंटर ना हो, चाहे दरवाज़ा खुला ही क्यों ना हो। पहले हल्के से नॉक करें और थोड़ी देर इंतज़ार करें जब आपको अंदर से जवाब आए, और फिर आप दाखिल हों। और किसी को बग़ैर इत्तला दिए कभी मिलने ना जाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप इत्तला देते हैं ना, किसी को इन्फॉर्म करते हैं कि मैं आना चाहता हूँ या मैं इस टाइम, तो फिर आप उनके वक़्त की इज़्ज़त करते हैं, उन लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, आप उनके वक़्त की अहमियत को समझते हैं। आपके बग़ैर इत्तला जाने से क्या होता है कि उनका शेड्यूल बिगड़ सकता है, हो सकता है उस टाइम में उनका बहुत ज़रूरी कोई काम हो, आपके जाने की वजह से वो रह जाए। फिर उनको बाद में अच्छा फ़ील नहीं होगा कि मुझे तो ये काम था इतना इम्पोर्टेंट, अगर ये मुझे बता देते तो मैं इससे पहले कर लेता, या मैं अपना शेड्यूल चेंज कर लेता। फिर उसको आपके आने से ना उतनी खुशी नहीं होती, या वो उसने उतना अच्छे से आपको वेलकम नहीं कर पाता। इत्तला देने से क्या होता है कि वो अपने काम जो होता है ना उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आपने जिस टाइम पे जाने का बताया है, वो उससे थोड़ा पहले उन कामों को एडजस्ट कर लेते हैं, काम को कंप्लीट कर लेते हैं। उनको पता होता है कि इस टाइम पे आपने आना है, वो उससे पहले कर लेंगे, या फिर अगर वो बाद में कर सकते हैं, ऐसे काम हैं जो बाद में किए जा सकते हैं, तो वो फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे। कम से कम उन्हें मेंटली तौर पर वो डिस्टर्ब नहीं होंगे कि मेरा ये इंपॉर्टेंट काम रह गया है या मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। और उनको अच्छा लगेगा कि आपने उनके वक़्त की कदर की है और आप इत्तला दे के जा रहे हैं। फिर अब वो आपको वार्म वेलकम भी करेंगे, आपको भी खुशी होगी उनसे मिलकर, और उन्हें भी खुशी होगी आपके आने की। यहाँ पे ना मैं एक और टिप देना चाहूँगी कि इस घी को आप जब गर्म करने के लिए रखेंगे ना, तो आपने मेरी तरह भूल नहीं जाना। यहाँ पे भी मैंने यही गलती की थी कि मुझे ये था कि मैं ये रख के ना बस थोड़ा सा मेरी एडिटिंग रहती थी, मैंने कहा ये थोड़ी सी है, जब तक मैं करके आती हूँ तो ये ना गर्म हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, और ये थोड़ी सी देर में ही ना ये जल गया।
थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जला था। और आप पतीली देखें, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यानी कि बिल्कुल भी, वो तो फिर थोड़ी सी ज़रा ख़राब हुई ना, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इसलिए ये बहुत आसान है। मैं ख़ुद पहले उसी तरीके से बनाती थी, बहुत मुश्किल था। और ये मेरी देवरानी जब वो शादी करके आई ना हमारे घर में, फिर उसने हमें ये तरीका बताया और मैं उस वक़्त से इसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत आसान है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देर से जा रहे हैं, जो आपको टाइम दिया गया है या जिस टाइम पे आपने पहुंचना था, आप देर से जा रहे हैं, तो कम से कम उन्हें इन्फॉर्म ज़रूर करें, चाहे सिर्फ 10-15 मिनट ही लेट क्यों ना हो। क्योंकि जो दूसरा शख्स होता है ना, वो सारे काम छोड़कर, सारे अपनी प्लानिंग को आगे पीछे करके आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो अगर आप उन्हें बता देंगे तो वो अपना, हो सकता है आप कहें कि मैं 25 मिनट लेट हूँ, मैं आधा घंटा लेट हूँ, तो वो अपना कोई काम उसमें कर लेंगे। वरना वो सारे काम उन्हें छोड़ के आपका इंतज़ार कर रहे थे, फिर उनको अच्छा फ़ील नहीं होगा और आपका एक नेगेटिव इमेज उनके माइंड में जाएगा। आखिर में इन तमाम एटिकेट्स का जो निचोड़ है ना, वो ये है कि अगर हम खुद को रिस्पेक्ट देने के साथ साथ दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें, उनके फीलिंग्स का ख्याल रखें और उनको कंफर्टेबल फ़ील कराएं, तो हमारे लिए एक अच्छा इमेज बन जाता है, हमारा उनके माइंड में एक अच्छा इमेज बन जाता है और लोग बार बार हमसे मिलना और हमसे बात करना चाहते हैं। ये तमाम एटिकेट्स हमारी शख्सियत को ज़्यादा इम्प्रेसिव और दिलकश बना देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।